विवेक प्लीज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। कब तक यूं मेरे सिरहाने बैठे बैठे परेशान होते रहोगे मेरे लिए? अब मैं जिंदगी भर ठीक नहीं होने वाली। बेकार में इतना सोचते रहते हो। क्या तुम मेरे लिए अपनी खुशियों को भी दांव पर लगा दोगे? राधिका ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में अपने पति विवेक से कहा, जो उसके पास बैठे बैठे उसका सिर अपने दोनों हाथों से सहला रहे थे। राधिका, ये तुम क्या कह रही हो? तुमको इस बात का क्या कोई एहसास भी है? मैं तुम्हारा 7 जन्मों का साथी हूँ। तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दूं मैं? आज तो ये बात अपनी जबान पर ले आई हो तुम, लेकिन आज के बाद ये शब्द कभी भी तुम्हारे मन में भी बिल्कुल नहीं आने चाहिए। जबान तो छोड़ ही दो। क्या तुमने मुझको स्वार्थी समझ रखा है? विवेक ने राधिका के हाथ को बड़ी जोर से पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर उसे समझाते हुए बोला, विवेक, आखिर मैं गलत क्या कह रही हूँ? तुमको कितना ज्यादा दुख दे रही हूं मैं। पता नहीं भगवान भी क्यों हम लोगों की इतनी परीक्षा ले रहा है। आजकल तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल मेरे आसपास ही सिमट सी गई है, लेकिन मुझसे तुम्हारी परेशानी नहीं देखी जाती। फिर से राधिका ने गलबल गलबल शब्दों में अपनी बात को समझाते हुए कहा। बोल तो वो साफ तब से नहीं पा रही थी जब से उसे पैरालिसिस का अटैक आया था। राधिका, तुम मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी हो। तुम्हारे मम्मी पापा से 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा लेकर आया था अपनी जिंदगी में। इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक में भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। प्लीज फिर कभी ऐसा बिल्कुल भी मत कहना, वरना मैं तुमसे सचमुच रूठ जाऊंगा। फिर मुझको मनाती रहना। विवेक ने राधिका को ढांढस बंधाने का प्रयास करते हुए झूठ मूठ से रूठने का नाटक करते हुए कहा, विवेक, अच्छा एक बात बताओ तुम, अगर तुम यूं ही मेरे पास दिन रात बैठे रहोगे तो दुकानदारी का क्या होगा? कैसे खर्चा पानी चलेगा हम लोगों का? ये भी तो जरा सोचो। जो कुछ जमा पूंजी है वो भी धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। अब खर्चे के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, है कि नहीं? फिर से गलबल बोली में लड़खड़ाते हुए बोली राधिका। राधिका, अब तुम मुझको एक बात बताओ, अगर मैं तुमको इस हाल में छोड़कर दुकान पर चला भी जाऊं तो फिर पीछे से तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अब जिनसे उम्मीद लगाई थी वो तो अपना अपना स्वार्थ पूरा होते ही निकल लिए हम लोगों की जिंदगी से। अब हम ही दोनों तो बचे हैं एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। अगर मैंने तुमको अकेले इस हाल में छोड़ दिया और पीछे से तुमको किसी चीज की जरूरत हुई या फिर कोई और समस्या आ गई, तब क्या होगा? इसलिए मैं तुमको किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। विवेक ने अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने का प्रयास करते हुए कहा। मत रो विवेक, अब हमारी किस्मत में यही था तो यही सही। जब बच्चों ने ही हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहा तो क्या कर सकते हैं? शायद ये हम लोगों की किस्मत का ही दोष है, वरना उन लोगों को संभालने और प्यार करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी थी हम लोगों ने। राधिका ने भरपूर कोशिश की कि वो हाथ उठाकर विवेक के आंसू पोंछ दे, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से असमर्थ रही। चलिए आगे की कहानी में बढ़ने से पहले आपको अवगत कराते हैं विवेक और राधिका की जिंदगी से। विवेक और राधिका खुद को बड़ा खुशनसीब समझते थे, क्योंकि भगवान ने उनकी झोली में 2 बेटे मनुज और नकुल डाल दिए थे। दोनों ही बेटे बहुत ही ज्यादा संस्कारी और सुशील होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा तेज थे। आसपास के लोग उन दोनों का उदाहरण अपने बच्चों को देते और इसी वजह से विवेक और राधिका भी उन दोनों को देखकर फूले नहीं समाते, क्योंकि थे भी दोनों बहुत समझदार और आज्ञाकारी। वो लोग हमेशा यही सोचते कि जब हमारे बेटे इतने अच्छे हैं तो अब तो हमको अपने बुढ़ापे की कोई भी चिंता नहीं। अच्छा खासा बड़ा सा घर है अपने पास, हमारी अपनी बढ़िया सी दुकान भी है, फिर क्या सोचना, अपना तो बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरेगा। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ने लगा और दोनों ही बेटों की पढ़ाई लिखाई और मेहनत की बदौलत उन दोनों की ही नौकरी बहुत अच्छी जगह पर लग गई। अब तो दोनों पति पत्नी की खुशी का और भी ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब तो उनके दोनों बेटे भी नौकरी पेशा है। अब तो सचमुच किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दिन बनते देर नहीं लगती तो दिन बिगड़ते भी देर नहीं लगती। दोनों ही बेटों की शादी उन्हीं दोनों की मर्जी से बिना कोई ना नुकुर किए विवेक और राधिका ने कर दी। लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा पलटा कि दोनों बेटों की शादी होते ही घर की सारी परिस्थितियां बदलने लग गई। दोनों बहुएं सास ससुर को कुछ भी नहीं समझती। वो लोग जो कुछ भी कहते बहुएं उसका उल्टा करने में ही अपनी शान समझती। यहाँ तक कि मनुज और नकुल को भी एक प्रकार से अपने वश में कर लिया उन दोनों ने। जो बेटे माँ बाप के बिना एक पल नहीं रहना जानते थे, उनको अब माँ बाप की जरूरत ही नहीं रह गई थी। अगर विवेक और राधिका उनसे कुछ कहते भी
तो वे दोनों अपने माता पिता की किसी भी बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते, सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातों पर ध्यान देते। और कहा भी जाता है कि बहू पराई हो तो बेटा पहले ही पराया हो जाता है। विवेक और राधिका आपस में बैठकर बातचीत करते कि आखिर कौन सी गलती हो गई हम लोगों से। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे दोनों बेटों को, लेकिन जब उनकी पत्नियां आ गई तो सारे संस्कार वो एकदम से भूल भाल गए। पहले तो मनुज की पत्नी ने मनुज को बहला फुसलाकर घर से दूर रहने के लिए उकसाया और मनुज ने उसका कहना मानकर अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया। और फिर नकुल की पत्नी क्यों भला पीछे रह जाती। जेठानी दूसरे शहर में मौज करे और वो यहीं इसी घर में पड़ी रहे। उसने भी सास ससुर की सेवा से बचने के लिए नकुल की नाक में दम कर दिया तबादले को लेकर। नकुल भी पत्नी के सामने विवश हो गया और उसने भी अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा ही लिया। अब तो दोनों बेटों ने एक दूसरे की देखा देखी अपना ट्रांसफर अलग अलग शहर में करवा लिया और अपनी पत्नियों को साथ लेकर वहीं पर शिफ्ट हो गए। विवेक और राधिका ने बहुत प्रयत्न किया उन दोनों को ही रोकने का। अगर तुम दोनों ही हम लोगों को छोड़कर बाहर चले जाओगे तो आखिर हम लोग किसके सहारे रहेंगे। बेटा, अब तो खुशी के दिन आए थे। विवेक और राधिका अपने बेटों के सामने रोए भी, गिड़गिड़ाए भी, लेकिन वो दोनों बुत बन खड़े रहे। अब क्या बताएं, नौकरी की मजबूरी जो ठहरी पापा, वरना हम लोग क्यों जाते। अब नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से। दोनों ने ही अपने मन से इसी प्रकार का बहाना बनाकर बता दिया। समझ तो सब कुछ रहे थे विवेक और राधिका, क्योंकि बाल धूप में थोड़ी ना सफेद किए थे। ना चाहते हुए भी कानों में सुगबुगाहट तो पड़ती ही रहती थी उन दोनों की पत्नियों की। लेकिन ये भी खूब समझ रहे थे कि अगर बेटे बहुओं को उन लोगों के पास रुकना ही होता तो अपना अपना ट्रांसफर ही क्यों करवाते। दोनों बेटों ने एक दूसरे की देखा देखी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। विवेक और राधिका एक दूसरे का मुंह ही ताकते रह गए। अब जब दोनों बेटे सपरिवार चले गए तो रह गए घर में अकेले पति और पत्नी। विवेक दुकान संभालता और राधिका मजबूरी में ही सही लेकिन घर संभालती। उसने कभी नहीं सोचा था कि दो दो बहुओं के होने के बावजूद उसको रोटियां बनानी पड़ेंगी, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। कभी कभी राधिका दुकान पर भी चली जाती। दुकान पर बैठकर उसका मन थोड़ा बहल जाता और विवेक की थोड़ी सहायता भी हो जाती, क्योंकि अचानक इस तरह से बच्चों के एक साथ घर से चले जाने का गम तो बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर भी पति पत्नी एक दूसरे को खुश रखने का पूरा पूरा प्रयास करते। जब भी एक दूसरे का मायूस चेहरा देखते तुरंत बात बदलकर एक दूसरे को ढांढस बंधाने लग जाते। अचानक एक सुबह कुछ ऐसा हुआ कि राधिका बिस्तर पर से जैसे ही सोकर उठी एकदम से लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर गई। विवेक अभी बिस्तर पर ही लेटे थे। वो फटाफट बिस्तर से उठ खड़े हुए और अपनी सामर्थ्य अनुसार राधिका को उठाने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से वो उनको बिस्तर पर लेटा पाए। उन्होंने तुरंत अपने पड़ोस में रहने वाले माथुर साहब को फोन कर दिया। माथुर साहब से उनकी बहुत अच्छी पटरी बनती थी और वे उनकी परिस्थितियों से पूरी तरह से परिचित भी थे। माथुर साहब ने भी तुरंत अपने एक परिचित डॉक्टर को फोन करके घर पर बुला लिया। देखिए मिस्टर विवेक, इनको पैरालिसिस का अटैक आ गया है, इनको अस्पताल में भर्ती करवाना ही पड़ेगा, डॉक्टर ने राधिका का चेकअप करते हुए कहा। अब तो विवेक बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। जाड़े के दिनों में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला उठी। किसी तरह से विवेक और माथुर साहब ने मिलकर राधिका को उठाकर टैक्सी में डाला और अस्पताल में भर्ती करवा दिया, क्योंकि विवेक के तो इस समय बिल्कुल हाथ पांव फूले हुए थे। विवेक भाई साहब, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, मैं अभी दोनों बच्चों को फोन कर देता हूँ, वो लोग इस समय जरूर आ जाएंगे। माथुर साहब ने विवेक का हाथ सहलाकर सांत्वना देते हुए कहा। क्या करेंगे माथुर साहब उन दोनों को खबर करके। अगर बच्चों को इतना ही माँ बाप का दर्द महसूस होता तो छोड़कर जाते ही क्यों। विवेक के सीने से एकदम कराह सी निकल गई। फिर भी एक बार फोन कर देता हूँ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, वरना वो यही ताना मारेंगे कि हमको बताया ही कहाँ कुछ। और माथुर साहब ने विवेक जी के दोनों बेटों को फोन कर दिया। दोनों ने ही पहले तो आने में साफ असमर्थता जता दी, लेकिन बाद में दोनों ही बेटे आए तो जरूर, लेकिन 4-5 घंटे रुककर ही काम की व्यस्तता का बहाना बनाकर वापस चले गए। एक तरह से उन दोनों ने अपने फर्ज की खाना पूर्ति की और वापस चले गए। राधिका अब तो और भी ज्यादा गम दे गए बेटे। अपनी जन्मदायिनी की ऐसी हालत देखकर भी रुक ना सके। इससे अच्छा तो ना आते, ज्यादा अच्छा होता। विवेक राधिका के सीने पर सिर रखकर बड़ी जोरों से बिलख पड़े। खैर, माथुर साहब ने
उस समय सच्चे पड़ोसी का दायित्व बहुत कुशलता के साथ निभाया और विवेक की बहुत ज्यादा तन मन धन तीनों से ही मदद भी की। और इधर जब राधिका जी की हालत में थोड़ा बहुत सुधार आया तो डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दे दी। मिस्टर विवेक, अब आप राधिका जी को घर ले जा सकते हैं, लेकिन इनका अब आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर ने हिदायत देते हुए कहा। विवेक राधिका को बड़ी खुशी खुशी घर पर वापस ले आए, लेकिन अब तो विवेक का सारा समय राधिका की ही देखभाल में गुजरने लगा। उनको तो बस एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह से उनको राधिका को ठीक करना है। राधिका की बोली पहले तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे लड़खड़ाते शब्दों में अपनी बात कहने लगी। लेकिन धन्य है विवेक, जो राधिका की कही हर बात को बड़ी आसानी से समझ जाते। और आज भी राधिका बहुत ज्यादा चिंतित होकर विवेक से दुकान पर ध्यान देने का आग्रह कर रही थी। विवेक, मुझे अब थोड़ा आराम है, आप दुकान चले जाइए। मेरी बीमारी के कारण तो और भी ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। राधिका एकदम से ये कहते कहते रो ही पड़ी। राधिका, मैंने एक फैसला किया है कि इतना बड़ा घर है अपना, रहने वाले हम सिर्फ 2 प्राणी, इसलिए मैं अपने घर का आधा हिस्सा बेच दूंगा और उससे हम लोगों का खर्चा चलाऊंगा। लेकिन फिर से मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमको अकेले छोड़कर दुकान तो नहीं ही जाऊंगा। विवेक दृढ़ स्वर में संकल्प लेते हुए बोले। और अगर घर बेच दोगे तो बच्चे क्या कहेंगे, ये नहीं सोचा आपने? राधिका ने प्रश्नवाचक निगाहों से विवेक की ओर निहारा। राधिका, अब मुझको किसी की भी कोई परवाह नहीं। उन बच्चों ने अपना सारा अधिकार खो दिया है और उन्हीं बच्चों ने मुझको स्वार्थी बनना भी सिखा दिया है। अब इस घर की एक भी ईंट पर उन दोनों का कोई भी अधिकार नहीं है। जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक ये घर हम लोगों का है। उसके बाद ये घर अनाथ आश्रम को दान कर जाऊंगा, लेकिन उन नालायक बेटों को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। विवेक ने अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर कहा। उनके शब्दों में आक्रोश साफ झलक रहा था। विवेक ने फिर से अपने हितैषी माथुर साहब से सलाह मशवरा किया। उन्होंने भी विवेक के निर्णय को उचित ठहराया और विवेक ने अपना आधा घर बेच दिया, जिससे राधिका की दवाई और बाकी के खर्चे निर्विघ्न रूप से चलते रहे। विवेक दोनों समय राधिका को खुद उसके पास बैठकर एक्सरसाइज करवाते, डॉक्टर के कहे अनुसार गर्म तेल की मालिश भी खुद ही करते। दोनों बेटों ने आने की बात कभी भी नहीं की। हाँ, कभी कभार फोन जरूर आ जाता था उन लोगों का हालचाल लेने के लिए, लेकिन विवेक कभी उन लोगों से अपने सुख दुख का कोई भी जिक्र नहीं करते, बस पत्नी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते। समय ने फिर से पलटा खाया। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, और विवेक की सेवा और देखभाल से राधिका बहुत जल्दी ठीक होकर चलने फिरने लगी। विवेक की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समय फिर से निर्विघ्न रूप से चलने लगा। विवेक और राधिका की जिंदगी फिर से हंसते मुस्कुराते हुए पटरी पर आने लगी। पति पत्नी दोनों फिर से एक दूसरे के साथ दुकान पर बैठने लगे। बच्चों को किसी तरह की खबर करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि विवेक जी का मानना तो यही था कि उस जगह इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं जहां से कुछ भी मिलने की उम्मीद ना हो। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।